This call is now being recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये जो असाइनमेंट है, ये जो वीडियो है, ये आपको जो ये हल करेगी जनाब नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आपको अभी शीट फॉरवर्ड की जाएगी, उसमें 12 क्वेश्चंस हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स के सारे, और उनमें से मैं 12 में से सिर्फ 5 हल करूंगा, पहला, तीसरा, छठा, सातवां और 12वां। ये देखिए यहाँ लिखे हैं, यानी मैं पहला क्वेश्चन करूंगा, तीसरा करूंगा, छठा करूंगा, सातवां करूंगा और 12वां करूंगा। ठीक है ना। और बाकी सारे आप करेंगे। इनकी मार्किंग स्कीम भी आपको साथ साथ दे दी जाएगी। ठीक है कि नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता कौन सा विद नेगेटिव फीडबैक। उसके 3 पॉपुलर डायग्राम्स जो है ना, वो आपके सिलेबस में बनाए गए हैं। बहुत ज़्यादा आपको पहचान होनी चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है। 3 ही उसके डायग्राम्स और तीनों के तीनों नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। पहली पहचान तो ये है कि उसकी जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ग्राउंडेड नहीं है। पहली पहचान क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल ग्राउंडेड नहीं है, वो उस पर कोई वोल्टेज अप्लाई हो रही है। जो इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ कनेक्ट हुई है। ये पहली पहचान है साहब, कि यहाँ पर इनपुट वोल्टेज आप लगा रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा रहे हैं, पॉजिटिव इनपुट पे लगा रहे हैं, यानी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे वोल्टेज लगा रहे हैं। ये तो इसकी पहली पहचान। ठीक है। और उसके बाद ये देखें कि यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या है, वो है इस तरह से, यूं लगा दी जनाब। ये आपके पास इस तरह से रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये R2 और ये R1 यूं। और उसके बाद ये चीज है कि या फिर आप इसे इस तरह से शो कर, सेम चीज, ये सर्किट एक ही है, सिर्फ देखने में आपको थोड़ा फर्क लग रहा है। ये R2 और ये R1, और उसके बाद यही चीज इस तरह से भी कनेक्ट हुई है। ये देखिए, ये नेगेटिव जो है यहाँ ये करके, ये तीनों जो हैं, इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, जरा सा भी फर्क नहीं है, यानी किसी तरह से भी कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि ये उसको सर्किट की एक अरेंजमेंट को शो जरा डिफरेंट तरीकों से किया गया है। ये तीनों के तीनों एक ही एम्पलीफायर है, और ये तीनों के तीनों इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, और ये तीनों के तीनों नेगेटिव फीडबैक के साथ, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल को आउटपुट टर्मिनल से जोड़ा जा रहा है। ये तीनों में जरा सा भी फर्क नहीं है। अब ये गौर से देखें तो ये तीनों बिल्कुल एक है। आप देखें आउटपुट, और ये मैं शेड भी कर देता हूँ रेजिस्टेंसेस को। आप देखें तीनों सर्किट्स में R1 जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट हुई हुई है, तीनों में R1 ग्राउंड से कनेक्ट हुई हुई है। ये बात है कि नहीं। तीनों में R1 जो है वो नेगेटिव के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हुई, तीनों में नेगेटिव R1 जो है वो नेगेटिव के साथ और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट हुई, उसके अलावा तो नहीं कनेक्ट हुई। और तीनों में R2 जो है वो आउटपुट और नेगेटिव के बीच में कनेक्ट हुई, ये चीज है। और साथ प्लस आपने ये बात ध्यान में रखनी कि जो गेन है, गेन ऑफ एम्पलीफायर, वो V आउट ओवर V इन जो है वो 1 प्लस R2 ओवर R1 के बराबर, ये गेन आप है। और फिर ये बात कि आउटपुट जो है सैचुरेशन से कभी भी, यानी सप्लाई वोल्टेज से बड़ी नहीं हो सकती। आउटपुट वोल्टेज कभी भी सप्लाई वोल्टेज से बाहर नहीं जाएगी। ये 4-5 ये बातें अगर आपको पता है तो ये 12 के 12 सवाल आपसे हल हो जाने। ठीक है कि नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आए शुरू करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1, 3, 6 और 7 और 12 करूंगा। ठीक है कि नहीं, और उनमें यही पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1। State 3 characteristics of ideal amplifier, of ideal operational amplifier: zero output impedance, infinite input impedance, infinite gain, infinite bandwidth, infinite slew rate। ठीक है, 4 चीजें इन्फिनिट है और एक चीज जीरो है, और वो कौन सी है? आउटपुट इम्पिडेंस। इन्फिनिट इनपुट इम्पिडेंस, इन्फिनिट गेन, इन्फिनिट बैंडविड्थ, इन्फिनिट स्लीव रेट। 4 चीजों के साथ इन्फिनिट लगना है और एक चीज के साथ जीरो लगना है। ठीक है कि नहीं, तो ये ध्यान में रखें। इन्फिनिट के बाद
आप इनपुट इम्पिडेंस लिख दें, इनपुट इम्पिडेंस, गेन, ये दूसरा करेक्टरिस्टिक हो गया, स्लीव रेट, ये तीसरा करेक्टरिस्टिक हो गया, बैंड विड्थ, ये चौथा हो गया, तीन के साथ चार के साथ इन्फिनिट, और जीरो सिर्फ एक चीज के साथ लगना है, वो है आउटपुट इम्पिडेंस। तो मैंने आपको 5 बता दी हैं। बाज़ का वो ये इनमें से कोई 3 मांगता है, बाज़ का वो 2 खुद बता के 3 मांगता है, फिर आपको सारे पता होने चाहिए। ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, शक्ल से ही पहचान लें कि ये चीज़ R2 है और ये चीज़ R1 है, और ये चीज़ जो है आपको सिर्फ इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है कि नहीं? हाँ, और ठीक है कि नहीं? और ये चीज़ है, हम वी आर कंसर्न ओनली विद दीज वैल्यूज, ठीक है? तो यहाँ पर जो वोल्टेज आएगी वो वी इन कहलाएगी, ठीक है कि नहीं? यहाँ जो वोल्टेज, ठीक है। अब क्वेश्चन उसने पूछा है आपसे कि जनाब आप नेम द टाइप ऑफ फीडबैक यूज्ड इन दिस सर्किट, दिस ऑप एम्प, नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, गेन ऑफ द एम्पलीफायर, अमूमन ना जब गेन पूछा जाता है बच्चे अपने जहन में ये 1+R2/R1 लगाते हैं, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि गेन वी आउट ओवर वी इन के भी बराबर है। तो वी उसने वी आउट की वैल्यू दी हुई है और आपको वी इन की वैल्यू दी हुई है, आपने गेन उस तरह निकाल लेना था, वी आउट ओवर वी इन। ये आपके पास हो गया 5.8 वोल्ट, ये हो गया जी 69 मिली वोल्ट। आपको कैसे पता चला कि जनाब ये 69 मिली वोल्ट जो है वो आपका वी इन है? मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पर कि उसने कहा कि जी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस 69 मिली वोल्ट था, इसके क्रॉस 69 मिली वोल्ट था, तो वही आपको पता है यहाँ पर भी वही वोल्टेज होगी और वही आपकी जो है वो इनपुट वोल्टेज बन जाएगी। जो आर की पोटेंशियल डिफरेंस है वही आपकी इनपुट वोल्टेज। यूँ आपने गेन कैलकुलेट कर लिया जनाब। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या आपका गेन आता है। सिंप्लीफाई करें तो आपको गेन जो है वो 5.8 डिवाइडेड बाय 69 एक्सपोनेंट -3, ये बनता है जनाब 84.06। और चूंकि ये एक रेशियो है वोल्टेज की, इसका कोई यूनिट नहीं होगी। 5.8 इंटू 10⁻³ ठीक है कि नहीं? और ये जनाब आपका 84 आपका गेन बन गया, ठीक है। अब उसने क्या रेजिस्टेंस एक्स निकाल के दिखाएं, रेजिस्टेंस एक्स है कौन सी? वो ये वाली है। आपको पता है गेन किसके बराबर होता है? गेन बराबर होता है 1+R2/R1 के, और गेन यहाँ है 84.06, 1+R2 है जी 120,000/R1 जो है एक्स है, तो इस तरह आपके पास x1 निकल आएगा। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जनाब। रेजिस्टेंस एक्स, स्टेट वन इफेक्ट ऑफ ऑन द एम्पलीफायर आउटपुट फॉर रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मुझे खुद बताएं कि अगर आप रेजिस्टेंस एक्स को कम करेंगे तो गेन 1+R2 रेजिस्टेंस एक्स ही था ना, इसे कम करेंगे, ओवरऑल गेन क्या करेगा? गेन विल इंक्रीज, गेन विल इंक्रीज। वी आउट विल इंक्रीज, वी आउट विल इंक्रीज। तो ये जनाब पहला क्वेश्चन इस तरह से हो गया। दूसरा भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, और ज़्यादातर सचुरेशन को ज़्यादा उन्होंने मौजू बनाया हुआ है, सचुरेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जो है उस पहले पॉइंट से ही वो मैच कर रहा है, लेकिन बहरहाल देखते हैं। जी, फिगर 9.1 इज अ सर्किट फॉर एन एम्पलीफायर दैट इज यूज्ड विद माइक्रोफोन्स, ठीक है। और द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस इज 4.4 वोल्ट, ठीक है, ये 4.4 हो गई। एंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट पी इज 62 मिली वोल्ट। अच्छा, यहाँ पर जो 62 मिली वोल्ट है ये बुनियादी तौर पर इनपुट वोल्टेज है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो वोल्टेज है वही आपकी इनपुट वोल्टेज है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और डिटरमन, व्हाट वी शुड डू, डिटरमन क्या है जनाब जी? देयर इज नो
थिंग रिटन ओवर हियर, मेरा ख्याल है डिटरमिन से उसकी मुराद जो थी वो ये पार्ट बी हो गया, ये पार्ट ए हो गया। अच्छा तो ठीक है, सही है, ठीक है जी। अब यहाँ ना गेन ऑफ एम्पलीफायर उसने मांगे आपसे। ये जो एक सेंटेंस है ना, ये वाला जो एक सेंटेंस है, ये बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि ये, हाँ जी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया, ठीक है कि नहीं, ये इधर आ रहा है, यहाँ आता था ना, इस जगह पर उसने आना था। तो गेन ऑफ एम्पलीफायर और रेजिस्टेंस एक्स आपने निकालनी है, वो देख लेते हैं। ये चीज देखें, गेन किसके बराबर है, वी आउट ओवर वी इन, 4.4 वोल्ट ओवर 62 इंटू 10⁻³ होगी। ये चीज आपकी बन गई क्या जनाब, वो बन गया 4.4 को आप डिवाइड कर दें, 4.4 डिवाइडेड बाय 62 एक्सपोनेंट -3, तो ये आपके पास आ जाता है गेन 70.96, 70.96 या अप्रोक्सीमेटली 71। अच्छा, और इससे रेजिस्टेंस आर आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आपको पता है 1 प्लस R2 ओवर R1 इज इक्वल टू गेन होता है। तो आप खुद देखें, यहाँ पर R2 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 120,000, ठीक है, 120,000, और R1 आपने निकाल, एक मिनट है, हाँ, और बल्कि इसको 120 किलो ही रहने दें, और गेन की जगह आप वैल्यू पुट कर दें 70.96, तो इस तरह आपके पास R1 आ जाएगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, जो जिसके लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है, जिसके लिए क्वेश्चन को, वरना ये पहले क्वेश्चन से कोई खास फर्क तो नहीं था इसका। ये देखिए, ये पॉइंट है इसका, मेन जो पॉइंट है ना समझने वाला, वो है ये जिसको मैंने अभी देखें ब्लू में इसका सर्कल बनाया, द सी पार्ट, द मैक्सिमम पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोफोन एट द पॉइंट पी ऑन द फिगर इज 95 मिली वोल्ट। अच्छा जी, ये देखें, ये मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कहना, वो क्या कहता है। वो ये कह रहा है कि यहां पर ये जो पॉइंट पी है, उसने कहा इस पे जो पोटेंशियल इट कैन गो एज हाई एज 95 मिली वोल्ट। ओके, कहता है मेरे पास इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए चॉइस है कि मैं यहाँ +5 वोल्ट लगा लूँ या -5 वोल्ट लगा लूँ, या मेरे पास एक चॉइस है कि मैं यहाँ पर +9 वोल्ट लगाऊं और -9 वोल्ट लगाऊं। कहता है आप किसे सजेस्ट करेंगे, तो वो देख लेते हैं। देखिए, इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में वी आउट ओवर वी इन जो है, वो अभी आपने निकाला कि वो 70.96 था। क्या था जी, वो 70.96 था। वी आउट ओवर वी इन जो था वो 70.96 था। मैं इसको नीट करके लिख देता हूँ। अब आप ये चीज देखो कि वी आउट किसके बराबर है, 70.96 वी इन, 70.96, और वी इन की जगह डाल दें 95 मिली वोल्ट, तो ये चीज किसके बराबर बन गई जनाब, आप देखें, ये होगा 70.96 6.76 वोल्ट, 6.76 वोल्ट, 6.74 वोल्ट। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपने सप्लाई वोल्टेज ये 5 वोल्ट की रखी और -5 वोल्ट की रखी, तो आउटपुट जो है वो तो 5 से ऊपर जा ही नहीं सकेगी, सैचुरेट हो जाएगी। तो ये तो फिर गलत बात हुई ना। आपको तो आउटपुट आपका दिल है जब 6.74 आए तो नजर आए आपको, तो आप ऐसा करें
कि आप ना ये वाली वोल्टेजेस ना लगाएं, सब 5 वाली -5 वाली डल गए, बल्कि इंस्टेड 9 और -9 वाली लगाएं, ताकि आउटपुट आपकी सैचुरेट ना हो। ये जनाब इसका पॉइंट, ठीक है कि नहीं? ठीक है, अब आगे यहां से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमने कहा था कि हम कौन सा क्वेश्चन उसके बाद करेंगे, 6 करेंगे। ये सारे बिल्कुल सिमिलर, मनोवन एक जैसे क्वेश्चन हैं, बंदे ने किए हुए हों। अच्छा ये देखिए यहाँ पर वो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि वो कह रहा है कि इसको सर्किट को कंप्लीट करें। तो ये उसने ना तार ऐसे लंबी दिखाई हुई है, इसको सिर्फ आपने इधर जोड़ देना है, ठीक है कि नहीं? और इसके साथ आपने जो भी वोल्टेज कनेक्ट करनी हो यहाँ कनेक्ट करनी है। तो ये एक, वैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 में इस सर्किट कंप्लीशन एक छोटा सा पॉइंट है इसमें। ये जनाब हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा शुरू करने लगे थे हम? 6 करने लगे थे। चाहिए 5, 6, 7 तकरीबन एक जैसे। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल एम्पलीफायर। आपने काफी दफा कर ली है, आगे आ जाए जनाब। ये पार्ट भी है, ठीक है कि नहीं? एन एम्पलीफायर, और आपको कैसे पता चलेगा कि ये नॉन इन्वर्टिंग है? यहाँ से देखें आप, इसकी पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव के साथ वोल्टेज अप्लाई हो रही है। और नेगेटिव फीडबैक का किस तरह पता चला? आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ आकर क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, ठीक है? ये जनाब। अच्छा जी, गेन ऑफ एम्पलीफायर उसने पूछा है इसमें बी पार्ट 1 में। तो गेन हम ऐसी के ऊपर कर देते हैं। गेन किसके बराबर है? 1 प्लस R2 ओवर R1, 1 प्लस 10.8 किलो ओम और 1.2 किलो ओम, 1 प्लस प्लस 1। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्यारा गेन है, 10 टाइम्स गेन बढ़ रहा है, ठीक है? ये बात जहन में रखें कि गेन तो 10 है, ये बात जहन में रखें, गेन 10 है और सप्लाई वोल्टेज -9 और +9। इसका मतलब है कि आउटपुट जो है वो +9 और -9 के बीच में रहेगी। अगर आपकी कैलकुलेटेड आउटपुट 9 से बड़ी या -9 से छोटी आ रही है, तो वहाँ एम्पलीफायर सैचुरेट हो जाएगा, +9 और -9 से बीच में ही रहेगा। ये देखें, ये आपके पास एक ग्राफ है। ये जो आपको ग्राफ दिखाया गया, ये इनपुट वोल्टेज, ये क्या है जी? ये इनपुट वोल्टेज है। और आपसे कहा गया है कि आप इसको, इसका आउटपुट स्केच करें। मैं आपके सामने ये ग्राफ जानबूझ के थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। इसमें नोट करें आप इसको कि जो इसकी ये वाली वोल्टेज है यहाँ पर, ये वोल्टेज कितनी है? ये वोल्टेज है जी 2 वोल्ट, ठीक है? और ये वाली वोल्टेज क्या है? -2 वोल्ट, ठीक है कि नहीं? इसका मतलब है कि इसमें मैक्सिमम वोल्टेज इसकी जो है वो 2 और -2, ठीक है? इसमें मैक्सिमम वोल्टेज इसकी क्या है? 2 और -2। मैं एक छोटी सी बात बताकर फिर इस क्वेश्चन को आगे हल करूंगा। मैं इस स्पेस को, ये जो छोटी सी स्पेस बीच में आ रही है, इसको यूज करता हूँ अपना पॉइंट इलस्ट्रेट करने के लिए। ये नोट करें आप कि इनपुट वोल्टेज कुछ इस शक्ल की दी हुई है उसने, यूं दी, ये इनपुट वोल्टेज। और नोट करें कि ये वैल्यू 2 वोल्ट है, ये वाली वैल्यू -2 वोल्ट, ठीक है कि नहीं? आउटपुट को होना कैसा चाहिए? आउटपुट गेन 10 है, एक बात ध्यान में रखें, गेन 10 है। तो देन आउटपुट, और ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का मतलब है कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रहेगी और नेगेटिव नेगेटिव में रहेगी। तो जो आउटपुट है, इट शुड गो एज हाई एज, मतलब इसको 20 वोल्ट्स पे जाना चाहिए। गेन 10 है, गेन 10 का मतलब है और इनपुट जो है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तो 20 वोल्ट्स पे जाना चाहिए इसको। और इधर से आउटपुट को, यहाँ इसको भी -20 वोल्ट्स पर आना चाहिए, यानी यहाँ पर ये -20 वोल्ट्स होना चाहिए इसको, ठीक है कि नहीं? इसको एक मिनट ठहरें, एंड पे ले जाकर दोबारा हल कर लेते हैं, बिल्कुल एंड पे, साफ सुथरी जगह पे। ये देखें, इनपुट जो है वो ये,
तो आउटपुट को क्या होना चाहिए? ये यूं होगा, ये आउटपुट होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि सप्लाई वोल्टेज 9 वोल्ट पे कनेक्टेड है, आउटपुट 9 से ऊपर नहीं जाएगी और -9 से नीचे नहीं जाएगी। आउटपुट यूं रहेगी इस तरह, और फिर यूं, और फिर यूं आएगी, और फिर यहां से यूं होकर यूं चली जाएगी। यानी यहां पर सैचुरेशन रीजन आ जाएगा और इस जगह पर भी सैचुरेशन रीजन आ जाएगा। आए वापस चलते हैं हम क्वेश्चन पे जहां हम थे। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। ये ठीक है। बंदा सोचे किसी, अच्छा जी वो कहां पर हो गए थे 9 वोल्ट्स, 0.9 वोल्ट पर ही 9 वोल्ट्स हो जाने थे। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 वोल्ट है, ये -9 वोल्ट 1 वोल्ट है। आपको पता है कि वी आउट जो थी वो 10 टाइम्स वी इन है, तो ये कहाँ 9 वोल्ट बन गए थे? जब वी इन जो है, जब वी इन जो थी वो अभी 0.9 पर ही थी, ऑप एम्प सैचुरेट हो चुका था। इसका मतलब है 9 और 0.9 और -9 पर 0.9 पे और -0.9 पे ऑप एम्प सैचुरेट हो चुका था ये जगह। इसका मतलब है कि मैंने यहाँ से ये जो आउटपुट बनानी है ये 9 है, यूं, और फिर ये आउटपुट यूं कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेट होगी, फिर नीचे आई क्योंकि वो 0 पे आ रहा था, फिर यहाँ से इस तरह आई और -9 तक चलेगी ये, और इस मुकाम तक, ये जो मुकाम है -0.1 इस जगह सैचुरेटेड रीजन में रही, और फिर यहाँ से ये चीज इस तरह से थी। ठीक है, आए जरा इसमें से जो गैर जरूरी चीजें वो बता देते हैं। तो जो आउटपुट है वो ये, इसको मैं बहुत ज्यादा डार्क कर, इसमें जो समझने वाला पॉइंट है वो ये देखना है कि आउटपुट कब 9 पर आकर फ्लैट हुई, ये पॉइंट कहाँ से था। तो ये वो था जहाँ इनपुट +0.9 पर थी, क्योंकि +0.9 को जब आपने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 9 वोल्ट हो गया। तो मैंने इसको सैचुरेशन वहां दिखानी थी जहाँ इनपुट 0.9 वोल्ट पे पहुंच जाती, और फिर आउटपुट पे भी बेटा क्या होता जहाँ -0.9 पे होती। इस तरह से ये आउटपुट ड्रॉ हो गई। तो यही चीज आपको मैंने दिखानी थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कहता है? State two effects of the negative feedback on the gain of operation in incorporating, and ये मैंने आपको 2-3 काफी दफा दिखा चुका हूँ। गेन, नेगेटिव फीडबैक से क्या होता है जनाब? गेन रिड्यूस हो जाता है। दूसरा फैक्ट क्या होता है कि बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाती है। लॉन्गर लार्ज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आर एम्पलीफाइड विद द सेम गेन। गेन जो है वो लॉक हो जाता है, उसकी गेन में स्टेबिलिटी आ जाती है, आउटपुट डिस्टॉर्शन फ्री हो जाती है। Gain is in our control via choice of external resistance, and we can have multiple gains by connecting many resistances, and we can have gain depending upon the intensity of light by connecting an LDR. We can have gain depending on the temperature by connecting a thermistor. So we can play with the gain and we can connect it to the various things. Okay, ये चीजें थी जनाब। अब आगे आ जाए जनाब। एन इनकम्प्लीट डायग्राम ऑफ एन एम्पलीफायर इनकॉर्पोरेटिंग एन operational amplifier is shown. The gain has the amplifier has a gain of +5। अब देखिए, उसने नहीं बताया आपको कि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है या नॉन इन्वर्टिंग फायर, लेकिन इस गेन के +5 होने से आपको पता चल गया कि ये एक्चुअली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है।
और अगर ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो ये वाली रेजिस्टेंस ये यहाँ आकर कनेक्ट हो रही होगी और यहाँ कोई और रेजिस्टेंस भी होगी ऐसे, और ये वाली जो वोल्टेज है ये आकर इधर से इस तरह लिंक हो रही है विदाउट कनेक्टिंग इट, यानी ग्रीन और जो रेड है वो आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ये इस तरह से आपने बनाना है, लेकिन उसने आपको थोड़ा डॉज करने की कोशिश की, वी इनको बीच में बनाने की कोशिश की, ठीक है। गेन +5 से आपके पास ये रेजिस्टेंस भी निकल आएगी, जो मैंने जिसको लेबल किया है ग्रीन से, वो कैसे निकल आएगी? आपको पता है कि गेन किसके बराबर होता है? 1 + R2 ओवर R1 के बराबर होता है। तो गेन जो है वो 5 है, 7.2 ओवर R है, 4 = 7.2 ओवर R, R = 7.2 ओवर 4। 7.2 ओवर 4 क्या होता है? 1.8 किलो ओम। 1.8 किलो ओम, ठीक है कि नहीं? ये सारा कुछ हमने कैलकुलेट कर लिया, और गेन +5। आगे चलते हैं, इसमें भी फिर वही हमें दे दिया उसने जनाब, इनपुट पे एक सिग्नल दे दिया है जो इस तरह से आ रहा है। इनपुट वोल्टेज जो है वो अगर आप नोट करें तो वो 2.5 वोल्ट्स डिक्रीज करती हुई 0 की तरफ आ रही है, ठीक है। अब आउटपुट को क्या होना चाहिए? वी आउट ओवर वी इन जो है वो 5 है, वी आउट = 5 टाइम्स वी इन, और वी आउट = 5 टाइम्स। अब वी इन किसके बराबर है? उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2.5 है, आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 12.5 होनी चाहिए। आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 12.5, यानी गेन इसका जो आउटपुट है वो ऐसा होना चाहिए। यूं ऐसा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो उसको उसका अब हम कैसे स्केच करें, लेकिन आप देखें उसकी आप सप्लाई वोल्टेज को जरा गौर से देखें। सप्लाई वोल्टेज क्या लिखी हुई? -8 और +8। इसका मतलब है आउटपुट जो है वो 8 से तो बढ़ ही नहीं सकती, सैचुरेशन हुई हुई है, ठीक है। तो फिर क्या करें जनाब? ये बात तय है कि यहाँ पर ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, आउटपुट 8 पर रहनी है, ठीक है। आउटपुट 8 पर रहनी है, और 8 से तक यहाँ तक तो 8 है, ये प्लस, और फिर उसके बाद इसने यूं हो जाना ऐसे, ये जो मैंने रेड पे से दिखा दिया, ठीक है कि नहीं? ये यूं इस तरह से, ये जनाब 8, और ये जनाब इस तरह से आपके पास +8 और यूं हो जाएगी। तो रेड एक्चुअली आपकी आउटपुट है, ठीक है कि नहीं है? क्योंकि विद सैचुरेशन, शुरू में सैचुरेशन है, फिर बाद में सैचुरेशन नहीं है, नॉर्मल एम्पलीफिकेशन शुरू हो जाती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 कम्स टू एन एंड। ये सारे एक तरह के क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ भी डेप्थ नहीं है। इनमें भी यही देखें, इनपुट दी हुई है आपको और आपसे आउटपुट मांगी है, वही सैचुरेशन का इशू है, और उस हिसाब से ही आपने बनाना है। सप्लाई वोल्टेज को गौर से देखना है आपने, ठीक है कि नहीं? और ये सारे उसी तरह की बिल्कुल, जितनी सिमिलैरिटी इसमें है ना इन क्वेश्चंस में आपस में, इतनी वो इन्वर्टिंग वाले में भी नहीं थी। उसमें तो फिर थोड़ी वैरायटी आ गई थी। मैं अपना आखिरी क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ जनाब जी, ये क्वेश्चन 12 की तरफ। एज आई प्रॉमिस्ड, two properties of an ideal two properties of an ideal operational amplifier would have a constant voltage gain and infinite slew rate. What is meant by a gain of an amplifier? Gain of an amplifier क्या होता है जी? V out over V in, ठीक है कि नहीं? V out over V in को कहते हैं gain of an amplifier. That by a fraction by which you can amplify the गेन। ओके, इन्फिनिट स्लीव रेट क्या होता है? स्लीव रेट को आप दो तरीके से करते हैं कि जी, इनपुट जितनी जल्दी इनपुट चेंज होती है उतनी जल्दी आउटपुट चेंज हो जाती है। देयर इज नो डिले इन द आउटपुट वोल्टेज एज द इनपुट चेंजेस। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा है रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज इज इन्फिनिट, यानी अगर आपका फर्ज करें ग्राफ में ये वोल्टेज है, ये टाइम है, आपको पता है कि प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली स्पीकिंग वोल्टेज जब इस तरह बिल्डअप होती है
तो उसका एक फिनिट वो स्लीव रेट होता है राइज ऑफ वोल्टेज का। यानी मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की, कि वोल्टेज एक किसी भी वैल्यू तक पहुंचने के लिए एक फिनिट टाइम जरूर लेती है। वोल्टेज राइज करने के लिए एक फिनिट टाइम जरूर लेती है, लेकिन इनफिनिट स्लीव रेट से मुराद ये है कि जो कि एक आइडियल कॉन्सेप्ट है कि वो यूं हो जाए, यानी बगैर किसी टाइम के छलांग लगाकर वो बिल्कुल एक हाई वोल्टेज पे चली जाए, उसको कोई फर्क ही ना पड़े। लेकिन बहुत रियलिस्टिकली आप इसे जूम इन करके देखेंगे तो ये इस तरह से हो रहा होगा, ठीक है ना। और ये बात है कि इनपुट पे वोल्टेज जो ही चेंज होती है आउटपुट पे फौरन चेंज हो जाए, यानी देयर इज डिले नहीं होना चाहिए। इनपुट पे जो वोल्टेज आएगी ये नहीं कि आउटपुट थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्ड करे उसे। ये इनफिनिट स्लीव रेट से रिलेटेड। द पार्शली कंप्लीटेड सर्किट, अच्छा जी, वो फिर वो यही आपसे कह रहा है कि जनाब आप सर्किट कंप्लीट करें, तो सर्किट कंप्लीट करें। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसने खुद ही कह दिया नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसको आपने ले जाकर किसके साथ जोड़ना है, इसको आपने इसके साथ जोड़ देना है। और इन्वर्ट ये जो चीज़ है ये नेगेटिव फीडबैक ये इसके साथ जोड़ देना, ठीक है क्या। अच्छा जी R1 12 किलो ओम है, तो R2 निकालें तो बहुत आसान है। गेन 25 दिया हुआ है उसने, 1 प्लस यहाँ पर उसने, आप देखें यहाँ पर उसने ना धोखा करने की कोशिश की है आपके साथ। पूछे क्या धोखा करने की कोशिश की। बेटा अमूमन हम आपको गेन लिखवाते हैं ना 1 प्लस R2 ओवर R1, ये हम गेन लिखवाते हैं। लेकिन उसमें जब जो R2 हम लेते हैं ना वो R2 ये वाली होती है जो आउटपुट और नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुई हुई होती है, और हम R1 उसे लेते हैं जो यहाँ नीचे कनेक्ट हुई होती है। लेकिन अब उसने उनके सिर्फ नाम बदल दिए। नाम बदल देने उसने सिर्फ इसलिए नाम बदले हैं कि वो देखे सही कि आप बहुत स्टीरियोटाइप सोच तो नहीं करते कि नहीं जी बस R2 और R1 ही करना है और उसी चक्कर में गलती कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम किसे R2 कहते हैं और वो किसे R2 कह रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू उसकी जो लिखी हुई थ्योरी है उसके मुताबिक अब गेन 1 ओवर R1 प्लस R2 होगा। उसकी वजह ये है कि वो R1 उसे कह रहा है जिसे हम पहले पिछले सारे सर्किट्स में R2 कहते आए हैं। यानी हम इस रेजिस्टेंस को, ये जो ये वाली रेजिस्टेंस होती है, इस रेजिस्टेंस को R2 कहते हैं जो आउटपुट और नेगेटिव इनपुट के साथ के बीच में कनेक्ट हुई होती है। और हम नेगेटिव और ग्राउंड के बीच में जो कनेक्ट होती है उसको R1 कहते थे। तो बार हमने उसके मुताबिक जो उसने नोटेशन दी थी हमने उस हिसाब से कर दिया ये। अब ये हो गया जनाब। तो उसके बाद आप इजीली आप R2 निकाल सकेंगे। R2 आपकी यहाँ पर आराम से आ जाएगी 24 is equal to 12 over R2 and R2 is equal to 0.5 किलो ओम, 500 ओम, ठीक है कि नहीं। अब द गेन ऑफ एम्पलीफायर, अच्छा ये देखिए बड़ी मजे की बात उसने की। वो कहता है कि गेन ऑफ एम्पलीफायर जो है वो 25 है, ठीक है, मजे की बात होगी। गेन एम्पलीफायर कहता है इनपुट की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ऑप एम्प सैचुरेट ना करे। बहुत प्यारी बात कर दी उसने, ठीक है कि नहीं। ये कि ऐसे ये देखें यहाँ पर आ जाए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। देखें वी आउट किसके बीच में रहेगा, वी आउट -9 और +9 के बीच में रहेगा, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ सब तरफ 25 से डिवाइड कर दें, दोनों तरफ सब तरफ 25 से डिवाइड कर दें। अब पूछें क्या होगा। 9 ओवर 25 क्या होता है जनाब, 9 डिवाइडेड बाई 25, 0.36। अब -0.36 वोल्ट से लेकर ये इनपुट वोल्टेज होगी जनाब +0.36 वोल्ट। इसका मतलब है ये जो इनपुट वोल्टेज है लेफ्ट पे देखें, ये वोल्टेज अगर -0.36 वोल्ट से लेकर +0.36 वोल्ट तक रहेगी, आउटपुट भी -9 और 9 के बीच में रहेगी, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर सैचुरेट नहीं होगा बल्कि लीनियर एम्पलीफिकेशन रीजन में रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ना गेन 25 है तो आउटपुट को 25 से डिवाइड करें तो इनपुट वोल्टेज आ जाती है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और इस तरीके से ये आप, इट शुड वेरी फ्रॉम -0.36 वोल्ट्स टू +0.36 वोल्ट्स। तो ये यहाँ पर बेटा ये टॉपिक खत्म होता है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स मुकम्मल तौर पे खत्म होती है।